सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। तो आज हमने ईथर्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। ईथर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले आपने देखना है ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, इट इज ROR। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन एटम इज इन द सेंटर, ऑक्सीजन एटम सेंटर में होता है और दोनों साइड R ग्रुप लगा होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो R ग्रुप है वो कौन सी कैटेगरी का है, क्योंकि आपको पता है कि R ग्रुप दैट कैन बी अल्काइल और इट कैन बी अराइल। अल्काइल मीन्स की स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन भी हो सकती है। अराइल का मीनिंग होता है जिसमें बेंजीन की कोई ना कोई रिंग लगी हुई है। तो इसके बेसिस पे कि R ग्रुप कौन सी कैटेगरी का, हम ईथर्स को दो कैटेगरी में मेन डिवाइड करते हैं। इट कैन बी एलिफैटिक ईथर्स और इट कैन बी एरोमेटिक ईथर। ये एलिफैटिक ईथर्स भी होते हैं, एलिफैटिक ईथर्स, और इसको हम बोल सकते हैं। और सेकंड जो है ये एरोमेटिक ईथर। वैसे तो आपको इनको नेम से क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बोल रहे हैं एलिफैटिक ईथर है, एलिफैटिक ईथर का मीनिंग है कि जब आप ईथर्स बनाओगे तो उसकी दोनों साइडों में जो R ग्रुप है, ठीक है, जो दो R ग्रुप है दोनों ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अल्काइल ग्रुप मीन्स कि आपके पास सपोज कि कोई भी या तो मिथाइल है, इथाइल है, कुछ भी लगा हो सकता है। इफ़ बोथ द R ग्रुप, ये जो दोनों R ग्रुप हैं, ठीक है, दीज आर द टू R ग्रुप, ये दोनों ही R ग्रुप जो ऑक्सीजन की दोनों साइडों में लगे हुए हैं, दे आर अल्काइल इन नेचर। अल्काइल का मीनिंग है कि वो मेन कार्बन की स्ट्रेट या ब्रांच चेन वाले कंपाउंड्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे एलिफैटिक ईथर्स। बट इन केस हमारे पास जो ईथर्स है उसमें से जो दो R ग्रुप हैं उनमें से कोई एक R ग्रुप, और मीन्स की चाहे दोनों ही R ग्रुप, अगर वो दोनों क्या है कि कोई रिंग वाले कंपाउंड है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो हम बोलेंगे वो एरोमेटिक ईथर्स की कैटेगरी में आएगा। सपोज जैसे आपको ये इस तरह से हम कंपाउंड ले रहे हैं कि ऑक्सीजन की एक साइड तो चलो मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी है C6H5। C6H5 क्या है? इट इज़ अ बेन मीन्स की ये फिनाइल ग्रुप है। आपको पता है कि जैसे ये दिस इज अ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं C6H6। दिस इज अ बेंजीन रिंग। अगर आप इसकी एक बॉन्ड फ्री कर देते हो, यहाँ पे भी आपको पता है हर कार्बन, हर मीन्स की कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये आपके पास क्या था? बेंजीन है। जब आपने इसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा और उसकी बॉन्ड हमें ऑक्सीजन के साथ बनवानी, ताकि वो बॉन्ड फ्री हो तभी इसके साथ बनेगी। तो इस तरह से जब आप एक इसकी बॉन्ड फ्री कर देते हो तो ये क्या बन जाता है? नाउ दिस इज अ C6H5। इसको हम बोलते हैं फिनाइल। इस वजह से अगर आपके पास एक साइड अराइल ग्रुप लगा है, अराइल मीन्स की फिनाइल लगा हुआ है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके जो रिंग प्रेजेंट है, तो दूसरी साइड क्या है? अल्काइल है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एरोमेटिक। उसको हम एरोमेटिक ईथर की कैटेगरी में रखेंगे। देखना एरोमेटिक ईथर्स में क्या होता है, इन केस ऑक्सीजन की जो दोनों साइड है उनमें से एक की साइड अल्काइल है और दूसरी साइड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है, इसको भी आप एरोमेटिक की कैटेगरी में लोगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि दोनों साइड ही अगर हमारे पास ऑक्सीजन की दोनों साइड में बेंजीन की रिंग लगी हुई है, बोल सकते हो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर्स क्या हो गए? दीस आर द ईथर इन विच वन और बोथ द R ग्रुप आर अराइल इन नेचर। या तो उनमें से कोई एक R ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड का, या फिर दोनों ही R ग्रुप अगर एरोमेटिक कंपाउंड के, तो उनको हम बोलेंगे वो क्या है? हमारे पास एरोमेटिक ईथर है। इस तरह से हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरी निकल के थे, एक एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें दोनों ही R ग्रुप, ठीक है, बोथ द R ग्रुप, जो दोनों R ग्रुप है, बोथ R ग्रुप आर अल्काइल, वो अल्काइल ग्रुप के लगे, अल्काइल इन नेचर है। एरोमेटिक में क्या है? आइदर वन और टू, ठीक है, दो में से उनमें से चाहे एक अराइल ग्रुप का है, जहाँ फिर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों ही हम फिर एरोमेटिक ईथर की कैटेगरी में आएंगे। आइदर वन और टू R ग्रुप आर अराइल। इनकी हमने नेमिंग करनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप दो अटैच्ड हैं, तो इसका नेम हम क्या रखेंगे? डाई मिथाइल ईथर। दिस इज अ डाई मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है कि जितने भी इसके साथ अल्काइल के ग्रुप अटैच्ड है, आप उनका नेम अगर मीन्स की वो सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो हम बोल सकते हैं डाई इथाइल ईथर। इन केस आपके पास ये दोनों जो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ये भी हमने एक कैटेगरी करनी है कि मीन्स की जैसे ये ईथर्स का हमने अभी डिवाइड किया है कि ये एलिफैटिक ईथर है और एरोमेटिक ईथर है। इसके अलावा आप एक और कैटेगरी निकल के आती है सिमेट्रिकल ईथर्स एंड द अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्री के बेसिस पे अगर देखें तो अगर मीन्स कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है,
तो उनको हम ये बोलते हैं दैट इज अ सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स में वो आएंगे, सिमेट्रिकल ईथर्स आर द ईथर्स इन विच बोथ द अल्काइल ग्रुप, या कह सकते हैं बोथ द आर ग्रुप आर ऑफ द सेम नेचर, दोनों सेम नेचर के, तो वो सिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। ठीक है, इफ बोथ आर ग्रुप, जो आर के ग्रुप लगे हुए हैं, जो इसकी जनरल फॉर्मूले हमने आर लिखा है, अगर दोनों आर ग्रुप सेम कैटेगरी के हैं तो हम बोलेंगे दीस आर द सिमेट्रिकल ईथर। इफ बोथ द आर ग्रुप आर सेम, अगर वो सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। इस वे से जो डाईमिथाइल ईथर इट इज़ वन ऑफ द सिमेट्रिकल ईथर। इन द सेम वे अगर आप इसमें एरोमेटिक ईथर के केस में देखो, जो हमने ये लिखा है, इसमें दो ऑक्सीजन के दोनों साइड में ही हमने फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, पहले तो आप इसका नेम लिखो, नेम क्या होगा इसका, क्योंकि आपके दो फिनाइल लगे हुए हैं तो इट इज़ द डाई फिनाइल ईथर। इसको आप क्या बोलोगे, डाई फिनाइल ईथर। और इसमें भी ऑक्सीजन के साथ जो दो आर ग्रुप है, दोनों ही क्या है, सेम कैटेगरी के, दोनों ही फिनाइल है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये कि सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हो गया। ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हमारा एरोमेटिक ईथर की कैटेगरी में है, और ये वाला जो सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हमने लिया है डाईमिथाइल ईथर वाला, वो कौन सी कैटेगरी में, एलिफेटिक ईथर्स की कैटेगरी में है। बट इन केस अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें, एरोमेटिक का ये कंपाउंड है, एक हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है जो स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप का है, और दूसरी है C6H5 और रिंग वाला कंपाउंड लगा हुआ है। इट मीन्स कि दोनों ही आर ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ ईथर इन विच बोथ द आर ग्रुप आर ऑफ द डिफरेंट नेचर, अगर दोनों आर ग्रुप, इस चीज़ पे फोकस करो, अगर दोनों आर ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो वो सिमेट्रिकल नहीं हुए, सेम नहीं है, मेरी सिमेट्रिकल नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है तो वो क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। इसलिए जो इस टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के आर ग्रुप लगे होते हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। इस तरह से एक तो सिमेट्रिकल ईथर का निकल के आया है, जिसका एग्जांपल आपने ये डाईमिथाइल ईथर एंड ये डाईफिनाइल, इसका एग्जांपल आपने ये देखा है सिमेट्रिकल ईथर के केस में। इन द सेम वे अगर आप जो सेकंड कैटेगरी हमारी इसके अंदर निकल के आती है, दैट इज द अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल आपको क्लियर ही है, इन विच मेन आपने यही देखना है, इन विच बोथ द आर ग्रुप, यू कैन से आर ग्रुप आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे सपोज आपका ये डाईमिथाइल ईथर सिमेट्रिकल में आ रहा है, इन केस इसमें हमारे पास ऐसे होता, एक साइड आपके पास मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी साइड C2H5 इथाइल है। ठीक है, तो इस वे से इस टाइप के जो ईथर है, एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड इथाइल है, तो ये कौन सा ईथर होगा, इसमें जो सेम ग्रुप नहीं लगे हुए, इट मीन्स कि ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। और जो अनसिमेट्रिकल ईथर की है इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज द इथाइल मिथाइल ईथर। इस वे से नेक्स्ट आपने किया कि सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या है, बोथ द आर ग्रुप आर सेम, तो वो सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आएगा। अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है वो अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएगा। अब हमने इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का पार्ट डिस्कस। अब अगर ईथर्स की नोमेनक्लेचर की बात करो तो इसमें हमने दो सिस्टम डिस्कस करने, एक है कि कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा IUPAC नेम है। कॉमन नेम सिस्टम में अगर सबसे पहले वाले सिंपल एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, इट इज़ यू कैन सी कि इसमें हमने दो मिथाइल ग्रुप लिए सबसे पहले मेंबर में। अब आप इसमें देखो दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो हमने इनका जो नेमिंग करनी होती है अल्फ़ाबेटिकली नेम रखते हैं, बट ये जैसे हमारा दोनों मिथाइल ग्रुप ही लगे, सिमेट्रिकल ईथर है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, डाई, इट इज़ अ डाई मिथाइल ईथर्स। इट मीन्स कि अगर आपके सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उस केस में हमने डाई लगाएंगे, इस वजह से आप इसका नेमिंग कर सकते हो डाई मिथाइल ईथर। और इन द सेम वे अगर आपके पास ये सेकंड इस तरह से हमने ले लिया, एक अनसिमेट्रिकल केस ले रहे हैं, मिथाइल और दूसरी साइड हमारे पास इथाइल लगा हुआ है, तो जब ऐसे अनसिमेट्रिकल वाले ईथर्स का केस आएगा तो उस केस में आपने जो भी इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो जो भी आर ग्रुप लगे हैं उनको नेम हमने अल्फ़ाबेटिकली रखना होता है। जैसे ई से इथाइल पहले आता है, एम से मिथाइल बाद में आता है, तो हमने क्या करना है, नेमिंग कैसे आएगी, इनको सेपरेट वर्ड्स में लिखना है, इथाइल का देन मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल रहेगा, इथाइल, मिथाइल में एम अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो हमने पहले इथाइल लिखना, फिर मिथाइल लिखना है, देन ईथर।
इन द सेम वे अगर हमारे पास इसमें इथाइल मिथाइल है, दूसरी साइड हमने प्रोपाइल का यूनिट ले लिया है। प्रोपाइल में भी मीन्स कि डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, एन प्रोपेन भी होते हैं जिससे एन प्रोपाइल बनता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप आइसोप्रोपाइल भी है, अगर आप स्ट्रेट चेन वाला लेते हो, ठीक है, CH2 CH2 CH3, इट मीन्स कि इस केस में इस बार क्या है, एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड क्या है, प्रोपाइल है। बट प्रोपाइल कौन सा है, एन प्रोपाइल है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि P से प्रोपाइल और M से मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली M पहले आता है, तो हमने पहले इसका नेम लिखना है, पहले मिथाइल का लिखेंगे, ठीक है। तो मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, और सिंपली हम मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी लिख सकते हैं कि नॉर्मली इसके हमने आइसोमर को देखें तो एन प्रोपाइल बनता है। अब नेक्स्ट है कि इस केस में अगर आप दूसरा आइसोमर लेते हो प्रोपेन का, दूसरा आइसोमर आपको पता है क्या होता है, दैट इज द कि आइसोप्रोपाइल अगर लें CH3, देन जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन एटम बॉन्डेड है दैट इज इन द आइसो पोजिशन, वो आइसो पोजिशन वाला है। अगर आप इस पोजीशन में लेते हो कि ये एक जो सेपरेट आइसोलेट हो रही पोजीशन होगी, कंटिन्यूटी में यहाँ पे 1 2 3 की चेन है, और ये जो आइसो की पोजीशन पे अगर वो कार्बन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल हो जाता है। बाकी आपने इनकी जो हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका इसका नेम क्या आएगा, क्योंकि M से मिथाइल देन आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का हमने आई पे फोकस नहीं करना, आइसो तो उसका हमने उसके जो आइसोमर उसके लिए आइसो लगाया, बट मेन तो ग्रुप तो प्रोपाइल ही है ना। तो आप इसका जब नेमिंग करोगे तो मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। इस वजह से जब भी आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो आपने अल्फाबेटिकली उनकी नेमिंग करनी है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखना, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल आएगा, देन हमने सेकंड ग्रुप, देन आप लास्ट में ईथर मेंशन करोगे। इन द सेम वे अगर आपके पास एरोमेटिक ईथर भी है, जैसे अभी आपने पहले भी किया है, एक साइड अगर मिथाइल है, दूसरी साइड क्या है हमारे पास C6H5 है, फिनाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल एंड फिनाइल, तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इट इज द मिथाइल फिनाइल ईथर। इन द सेम वे अगर आपके पास कोई इसका सिमेट्रिकल केस है, C6H5 वाला है, दोनों ही हमारे पास इसके फिनाइल के ग्रुप हैं, तो क्या नेम बन जाएगा, इट इज द डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। इस तरह से आपने कॉमन नेमिंग में करना है। इसके अलावा आपने जैसे मिथाइल का किया है, वी कैन आल्सो हैव द ब्यूटाइल, अगर आपके पास ब्यूटाइल के आइसोमर्स हैं, क्योंकि ब्यूटेन के केस में भी अब देखो, तो अगर ब्यूटेन का हम केस लेते हैं CH3, एक तो आपने सिंपल मिथाइल ले लिया है, दूसरी साइड अगर आपके उसकी टर्शरी वाला कार्बन अटैच्ड है, टर्शरी कार्बन का मीनिंग है जिस कार्बन के साथ आगे 3 कार्बन और अटैच्ड है। इस वजह से ये जो आपके पास ग्रुप है इट इज़ टर्शरी इन नेचर, और टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4, तो इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल यूनिट, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसका नेम क्या आएगा, क्योंकि B से ब्यूटाइल पहले आता है और जो आपका M से मिथाइल बाद में आता है। तो इस बार आपने ये नहीं कि टर्शरी का T नहीं देखना, आपने ब्यूटाइल का B देखना है। तो इस तरह से B हमारा पहले आता है, तो अपन नेमिंग क्या आएगी, इट इज़ अ टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि टर्शरी आइसोमर को शो कर इसका हमने T स्मॉल रखना है। देन टर्शरी ब्यूटाइल, ये एक R ग्रुप हो गया, दूसरा R ग्रुप है दैट इज अ मिथाइल, तो नेमिंग क्या आएगी, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर्स। इस वजह से आपने इनको करना है। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन नेम स्पेशल ग्रुप्स को दिए हुए हैं, जैसे अगर आप इसमें देखो, सपोज दिस इज द फिनाइल ग्रुप, इसके साथ OCH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको मीन्स की दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिसोल, इनको स्पेशल नेम भी हमने दिए। ये जो हमारा मिथाइल फिनाइल ईथर है इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं, दिस इज द एनिसोल, जिस केस में एक्चुअली दिस इज एरोमेटिक ईथर, एक साइड बेंजीन की रिंग लगी हुई है, दूसरी साइड क्या है आपके पास इसमें मिथाइल ग्रुप है, जिसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल है, और इसको हम मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास यहाँ पे बेंजीन की रिंग के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको भी एक स्पेशल नेम दिया हुआ है दैट इज अ फेनिटोल। इनके ये कॉमन नेम्स भी आपने लर्न करने, कई बार आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज द फेनिटोल, कि अगर मिथाइल लगा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं, अगर इसमें
मिथाइल की स्पेस पे क्या लगा हुआ, इथाइल, जिसको क्या बोलेंगे, फेनिटोल। अदरवाइज इसको मैं भी बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल ईथर। इसके 2 कॉमन नेम बनते हैं, बट दिस इज अ स्पेशल नेम जो फेनिटोल और एनिसोल आपने किया है। एक और इसका नेम लिख सकते हो, इट इज द इथाइल फिनाइल ईथर। इस वजह से आप कुछ इनके कॉमन नेम्स को आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा मेथड है कि आपने अल्फ़ाबेटिकली लिखना जो भी आर ग्रुप अटैच्ड है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता उसको, देन सेकंड वाला, देन लास्ट में आपने ईथर मेंशन कर देना है। अब आपने इसका थोड़ा सा इसका जो हम यूपीएससी नेम का भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि एग्जाम में आपको अगर किसी नेम से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको नेम के जो भी उसके नेम को स्टडी करके यू कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कंपाउंड कौन सा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ। अब इन्हीं कंपाउंड्स का अगर हम यूपीएससी नेम्स डिस्कस करें, जैसे हमने पहले अभी कॉमन नेम इनके डिस्कस किए थे, तो यूपीएससी नेम में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास ये सेकेंडरी वाला पार्ट है, इसमें जो हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप जो होता है, जो लॉन्गर चेन वाला होता है, वो पेरेंट चेन फॉर्म करेगा, उसको हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। और जो लोअर अल्काइल ग्रुप है, जो छोटी चेन वाला अल्काइल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप की फॉर्म में लेंगे। इट मीन्स कि इसमें 2 पार्ट हैं। जैसे आप अगर इथेन को देखो, इस केस में इफ़ यू सी दिस, इसमें CH3 है, दिस इज CH2 CH3। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये लॉन्ग चेन है, इसमें 2 कार्बन आइटम, तो ये लॉन्गर चेन फॉर्म करेगा, इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे। और बाकी इसको निकाल के ये पेरेंट चेन वाला पार्ट हो गया, ये हमारी इसकी पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, जो लॉन्ग वाला पार्ट है। और बाकी जो रह जाएगा वो कौन सा पार्ट है, एल्कोक्सी, कि अल्काइल ग्रुप तो लगा हुआ है साथ में ऑक्सी, कि वो एल्कोक्सी वाला पार्ट फॉर्म करेगा। दिस इज एल्कोक्सी पार्ट, कि जिसमें ऑक्सीजन जिसके साथ अटैच्ड है। तो जब भी नेमिंग करनी है तो जो इसका एल्कोक्सी वाला पार्ट, उसको आपने साइड सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। और मेन नेम की एंडिंग आपने मेन चेन जो है पेरेंट चेन के अल्काइल ग्रुप से एंडिंग करनी है। जैसे अब आपका एल्कोक्सी वाला कौन सा है, दिस इज अ 1 कार्बन एटम, तो इसको मिथ बोलेंगे, मिथ ऑक्सी। इसका फिर नेम हमने कैसे करना है, दिस इज अ मिथ ऑक्सी। और जो पेरेंट चेन ली है उसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज अ इथेन, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है, इट इज अ मिथॉक्सी इथेन। ओके, तो इन केस आपके पास दोनों ही सेम मीन्स की अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर तो सिंपल ही है, फिर आपको किसी को भी पेरेंट चेन मान लो तो एक ही रहेगा। तो इसमें भी फिर मिथॉक्सी, एक जो अल्काइल ग्रुप है उसको हमने एल्कोक्सी में ले लेना है, दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ एंडिंग कर देनी है। एक हो गया मिथॉक्सी, तो एंडिंग में क्या आ जाएगा, मीथेन। इन द सेम वे अगर आप इस केस में लेते हो, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक साइड मिथाइल है, एक साइड क्या है, प्रोपाइल है। इट मीन्स कि जो प्रोपाइल वाला यूनिट है वो आपका पेरेंट चेन वाला आएगा, और ये आपका जो साइड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ये हम साइड सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, जिसको एल्कोक्सी वाला पार्ट लोगे। तो नेम क्या आएगा इसका, आप नेम करोगे तो इसको क्या आएगा, इट इज़ अ मिथऑक्सी। ठीक है, जो इसका यूपीएससी नेम बनेगा, दिस इज मिथऑक्सी। मिथऑक्सी को निकाल के पेरेंट चेन हमारी 3 कार्बन एटम्स की है, तो दिस इज अ मिथऑक्सी प्रोपेन, दिस इज अ मिथऑक्सी प्रोपेन। इस वजह से आपने इसका नेम करना है। ठीक है, जब भी कोई भी कंपाउंड आ जाएगा, आपने पहले जो स्मॉलर ग्रुप है, छोटा अल्काइल ग्रुप है, उसको आप एल्कोक्सी के ग्रुप में काउंट करोगे, और जो लॉन्गर चेन वाला अल्काइल ग्रुप है वो हम पेरेंट चेन का लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एरोमेटिक वाला ग्रुप आ जाता है, एरोमेटिक में जैसे हमारे पास ये चीज़ है, आपके पास एक साइड बेंजीन की रिंग लगी हुई है, दूसरी साइड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब जो हमारे पास 6 कार्बन की बेंजीन की रिंग है, वो हमारे पास एक तरह से मेजर पेरेंट ग्रुप हम वो लेंगे। और जो मिथऑक्सी है, कि मिथ में सिंपल एक ही कार्बन है, तो ये हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो आप क्या नेम लिख सकते हो, दिस इज द मिथऑक्सी बेंजीन। इन द सेम वे अगर आपके पास यहाँ पे इथाइल होता तो हमने बोल देना था इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, प्रोपाइल होता तो प्रोपॉक्सी बेंजीन। इस वजह से आपका जो भी उसके अकॉर्डिंग हमने जो मेजर बड़ी वाली चेन वाला ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, उसको आपने पेरेंट कंसिडर करना है। जो स्मॉलर ग्रुप है वो हम ऐसे एल्कोक्सी की ग्रुप में काउंट करेंगे, जिसको आप साइड सब्स्टिट्यूएंट पहले ही प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखोगे। इन द सेम वे अगर आपके पास ऐसे होता कि दोनों ही फिनाइल होते, एक बेंजीन रिंग लगी होती है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी C6H5 है। ठीक है, अब C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास फिनाइल है, इधर भी है। कॉमन नेम तो आपको पता ही है, डाई फिनाइल ईथर हो जाएगा। बट अगर आपने इसका दूसरा नेम रखना है, IUPAC नेम रखना है, तो IUPAC नेम में आपको पता है हमने क्या करना है, इसमें ये फिनॉक्सी लेंगे, दिस इज अ फिनॉक्सी, और साथ में बेंजीन, इट इज़ द फिनॉक्सी बेंजीन। ओके, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लिखना है कि इनके जो IUPAC नेम है उनको भी अपने माइंड में रखना है कि यू नेवर नो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन ईथर्स के रिलेटेड आने हैं वो आपको उन्होंने कॉमन नेम की फॉर्म में देने हैं, कि मीन्स कि किसी भी फॉर्म में दे सकते, यू मस्ट बी रेडी। अब नोमेनक्लेचर भी आ सकती है, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि पहले आपको आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि जिसमें क्या है कि द कंपाउंड्स दे आर हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, कि मॉलिकुलर फार्मूला तो उनका सेम होता है बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि उनका जो राइटिंग द वे, किस वे से हम उनका स्ट्रक्चर लिखते हैं वो उसमें डिफर करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेसिस पे अगर आप देखा है तो हम ईथर्स के इसमें 3 तरह के हमें आइसोमर मिलते हैं। फर्स्ट इज द चेन आइसोमेरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन देयर इज अ मेटामेरिज्म। तो इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका चेन आइसोमर का डिस्कस करते हैं। चेन आइसोमर जैसे नेम से पता लग रहा है कि नॉर्मली इसका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम ही होगा बट जो अल्काइल ग्रुप की चेन है वो डिफरेंट होगी, उसमें चेन में डिफरेंस आएगा। जैसे अगर एग्जांपल अगर ले हम कि आपके पास सपोज ये एग्जांपल है, हमने इसमें मिथाइल ले लिया एक साइड, दूसरी साइड इसमें ब्यूटाइल का यूनिट लगा हुआ है CH2C, क्योंकि आपको पता है ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं, देयर आर 4 कार्बन, ठीक है। एक तो हमने स्ट्रेट चेन इस वजह से लगा दी है कि ऑक्सीजन के साथ जो कब ब्यूटाइल है वो स्ट्रेट चेन में लगा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है मिथाइल का तो ऐसे ही रहेगा बट इसकी हमने सेकंड जो आइसोमर बना रहे हैं उसमें हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी है। ब्रांचिंग में भी 2 पॉसिबिलिटी है कि इससे जो मिथाइल ग्रुप को आप फर्स्ट वाले कार्बन के साथ भी अटैच कर सकते हो और सेकंड के साथ भी अटैच कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट वाले कार्बन के साथ इसकी ब्रांचिंग करते हैं, ये जो हमने साइड ब्रांच निकाली है, मिथाइल ग्रुप को साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह शो किया है एक साइड में, वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो तो हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आता है। अगर यही ब्रांच जो मिथाइल ग्रुप की आप फर्स्ट कार्बन को छोड़ के सेकंड पे लगाते हो तो कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि जो ब्रांचिंग हमने की है वो फर्स्ट पे नहीं कर रहे, इसको हमने सेकंड पोजीशन पे कर दिया है। तो ओवरऑल देखने में ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये तो वही है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो अल्काइल ग्रुप में वही लग रहे हैं, तो सभी में ब्यूटाइल ही, बट ये सभी इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें स्ट्रेट चेन है, सेकंड वाले आइसोमर में हमने ब्रांचिंग की है, ब्रांचिंग फर्स्ट पोजीशन पे की है, थर्ड वाले में हमने ब्रांचिंग की है, जो ब्रांच लगी है सेकंड पोजीशन पे लगाई है। इट मीन्स इसके बेसिस में नेम भी डिफरेंट होंगे। इट मीन्स ये जो 3 कंपाउंड्स हमने लिखे हैं दे आर हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन, कि इनमें जो कार्बन की चेन का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो यही चीज़ हमने देखनी है कि चेन आइसोमर हमें यही बोलता है कि द आइसोमर विच आर हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द अल्काइल चेन, अल्काइल की जो चेन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। यही आपने चेन आइसोमर में देखा। आइसोमर हम डिस्कस करना फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर का पहले मीनिंग समझा। फंक्शनल आइसोमर में क्या है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो आपका दोनों कंपाउंड में सेम रहेगा बट उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनको हम जो राइटिंग जिस वे में हम उसको लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग से निकल के आ रहा है, ठीक है। उसको जो अरेंजमेंट करोगे, जैसे आपको फंक्शनल आइसोमर में देखते हो तो ईथर जो होते हैं दे आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ द अल्कोहल। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। सपोज वी आर हैविंग दिस एग्जांपल CH3OCH3, ठीक है। तो अगर आप इसको इस वजह से लिखते हो तो इसको बोलोगे डाई मिथाइल ईथर है, या इसको बोल सकते हैं दिस इज अ मिथॉक्सी, दिस इज द मिथॉक्सी मीथेन। IUPAC नेम इसका मिथॉक्सी मीथेन है, अदरवाइज इसका कॉमन नेम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। अब एक और मेथड है जिसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ना लिखे, इस तरह से लिखो CH3CH2 देन OH, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है इसको हम साइड में कार्बन में मिलाएं और एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में लिखें। अगर आपको इस वे से इसको लिखें तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स अल्कोहल। इट मीन्स कि ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन हम सेंट्रल में लिखते हैं, ऑक्सीजन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, या फिर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में है।
अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है तो उसको अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा। इस वजह से जैसे ये वाला हमारे पास कंपाउंड निकल के आया, इसका क्या नेम बन गया, इसका अगर IUPAC नेम लिखो तो ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल है, ठीक है। अदरवाइज इसका क्या नेम होगा, दिस इज अ इथाइल अल्कोहल। इट मीन्स कि ये जो आपके पास ईथर्स हैं, ईथर्स आर द, दीज आर द फंक्शनल, these are the functional isomers of alcohols। ये अल्कोहल्स के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, तो आपने इस अरेंजमेंट को माइंड में रखना है। इन द सेम वे आप अगर आपको बस एरोमेटिक ईथर्स हैं, ठीक है, सपोज यू आर हैविंग दिस कंपाउंड CH3C6H5, ठीक है, दिस इज द मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, दिस इज द मिथाइल फिनाइल ईथर। अब आप इसको अगर इस तरह से लिखो, आपने बेंजीन रिंग लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो ये जो CH3 है इसको हम CH2 और OH, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अ बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बेंजाइल हो गया, ठीक है। जब बेंजीन के साथ CH2 के साथ OH लगा हुआ है तो ये बेंजाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल। इट मीन्स कि जो एरोमेटिक ईथर्स हैं उनमें भी ये फंक्शनल आइसोमर इसी वजह से ही शो होगा, जैसे आपने ये एलिफेटिक ईथर्स के केस में किया है कि इसमें एक तो मिथाइल फिनाइल ईथर बन रहा है, अगर आप इसको अल्कोहल की फॉर्म में, OH की फॉर्म में लिखते हो, हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में, तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। तो यू मस्ट नो कि ये जो ईथर्स होते हैं दे आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ द अल्कोहल्स। कई बार आपको रीजन सर्शन में ऐसे क्वेश्चन सर्शन में मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने फिर राइट स्टेटमेंट इसकी जो भी रीजन उसको जस्टिफाई करना है, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या दी होती हैं, बट आपको इनके बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। आई होप ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है मेटामेरिज्म, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जो ऑक्सीजन की साइडों में दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, दे कैन बी डिफरेंट, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपने ये लिया है कि हमारे पास एक साइड तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास 3 कार्बन एटम है, ओके, कि इसमें आपने लेट्स सी कि ये प्रोपाइल का यूनिट लगाया हुआ है, दिस इज द प्रोपाइल, इसका नेम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इसी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप जो इसमें हमने क्या किया है, 1:3 किया है, एक साइड 1 कार्बन एटम रखा है, दूसरी साइड 3 कार्बन एटम रखी है। अगर आप दोनों साइड 2-2 रख दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1 और 3 4 बनते हैं हमारे पास। इसमें हमने इन अनइक्वल रखा है, एक साइड 1 दूसरी साइड 3 रख दिए, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि एक साइड आप 2 रख दो और दूसरी साइड भी 2 रख दो, कि दोनों साइड हम इक्वल नंबर की 2 कार्बन एटम इधर 2 उधर है, कि 2 इक्वल कार्बन एटम रख दें। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, बट इसका जो अल्काइल कार्बन अल्काइल ग्रुप है उसकी चेन में डिफरेंस आ गया है, ठीक है, कि यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, इस केस में 2-2 कार्बन आ रहे हैं ना दोनों साइडों में। इसका नेम क्या हो गया, दिस इज द डाई इथाइल ईथर, दिस इज डाई इथाइल ईथर। और ये वाला जो है इट इज द मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, इसको देखो तो ये कौन सा बन गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इनमें क्या है कि मीन्स कि बोथ द अल्काइल ग्रुप दे डिफर इन द नंबरिंग में फ़र्क पड़ गया है कि एक में एक साइड 1 कार्बन एटम की चेन है, दूसरी साइड 3 कार्बन एटम की चेन है। जो दूसरा हमने कंपाउंड लिखा है उसमें दोनों साइड 2-2 कार्बन एटम की चेन आ रही है। इट मीन्स द डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, कि ऑक्सीजन एटम की दोनों साइडों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। चेन आइसोमर में तो ऐसे था ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम ही रहे थे, बट उसका अरेंजमेंट डिफरेंट था। इसमें तो नंबरिंग ही हमने चेंज कर दी ना, उठा के कार्बन ही दूसरी साइड ले गए हैं, कि एक साइड में 1 रखा है, दूसरी साइड 3 रखे हैं। जो दूसरा कंपाउंड बनाया है दोनों साइड 2-2 रख दिए हैं। तो चेन आइसोमर के साथ इसको मिक्स नहीं करना। चेन आइसोमर में ये था कि एक साइड 1 था तो 1 ही रहेगा, अरेंजमेंट ही चेंज था कि या तो स्ट्रेट कर दी या उसको ब्रांचिंग कर दी, पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक साइड में तो उतने ही रहे थे ना, इसमें नंबर ही हमने कम ज़्यादा कर दिया है। इसलिए इसको हमने नया नेम दिया हुआ है कि दैट इज अ मेटामेरिज्म, कि दीज ईथर्स दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एटम की दोनों साइडों में जो कार्बन एटम है वो अलग अलग है।
सो आई होप ये जो आइसोमेरिज्म से आपको क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कई बार वन लाइन में आ जाते हैं, रीजन असर्शन में, कैसे भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। यू मस्ट मीन्स की डू ऑल दीज पॉइंट्स, इनको अच्छे से तुम लोगों ने करना है। सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो जो ईथर का स्ट्रक्चर है कि वो किस तरह से उसकी बनावट है, कैसे बना हुआ है, तो यू नो कि दैट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ वाटर। जैसे आपने H2O का स्ट्रक्चर देखते हो, यू नो कि वाटर के केस में क्या होता है, HOH, इट इज़ लाइक दिस। वाटर में स्ट्रक्चर ऐसे होता है वाटर का, ठीक है। आपको पता है इसमें जो ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों साइड हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब आपने अगर ईथर का स्ट्रक्चर देखो, वो मीन्स की वाटर के स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा। ईथर में भी आपको तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR, R सेंटर में है, ठीक है, और इसमें क्या है, वो ऑक्सीजन इज इन द सेंटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सेंटर में, दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब जो ऑक्सीजन एटम है वो सेंटर में जो बॉन्ड बना रहा है, पहले ऑक्सीजन में कौन सी हिब्रिडाइजेशन होती है वो आपने देखनी है। ऑक्सीजन का जैसे आपको पता है अटोमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर होता है 8। अगर 8 अटोमिक नंबर के हिसाब से इसकी अब कन्फिगरेशन लिखते हो ऑक्सीजन की, तो इट इज़ 1s2, 2s2 और 2p4। तो इसका अगर ऑर्बिटल आप स्ट्रक्चर बना के देखो तो आपको पता होना चाहिए, इसमें 3 p होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगली ऑक्यूपाइड। देन इसमें अगर ओवरऑल देखो तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 जो ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी, सेकंड वाली, इसमें 2s भी और 2p भी है। अब इसका ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स की 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 बॉन्ड्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसके 2p जो 2p के 2 ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, मीन्स की उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। बट जब ये बॉन्ड्स बनाएगा तो इसके ओवरऑल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिसिपेट करेंगे। जो इसकी हिब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp3। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जो भी आपका ईथर में जब स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है तो ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम इसमें आ रहा है दैट इज sp3 हिब्रिडाइज्ड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको पहले तीनों अपने जो चारों ऑर्बिटल्स वो इक्वल लेवल पे लाने पड़ते हैं हिब्रिडाइजेशन के थ्रू। और कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो डिपेंड करता है इसकी आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिटल्स हैं। आउटर मोस्ट में एक s का ऑर्बिटल है और 2p के 3 ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हिब्रिडाइजेशन इसमें होती है, ठीक है। अब आप इसमें देखो sp3 हिब्रिडाइजेशन में 2 पेयर तो ऐसे हैं इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसने 2 ही बॉन्ड्स बनानी है, तो ये जो 2 पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, वो तो लोन पेयर ही पड़े रहेंगे ना, वो तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है, 2 बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे वो क्या होगा, उसकी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कार्बन का जो एटम है, ठीक है, इसमें जो भी कार्बन का, सपोज अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप आपको पता है जो कार्बन होता है मिथाइल में वो भी sp3 हिब्रिडाइज्ड होता है, उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड्स बनाने का मीनिंग है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड मीन्स की 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो आपने +1 में पढ़ा होगा। तो इसलिए इसका टोटल 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल के हिसाब से इसकी हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। एक s हो जाता है और 3 p के, तो कार्बन भी sp3 हिब्रिडाइज्ड होता है। दोनों कार्बन एटम क्या है, sp3 हिब्रिडाइज्ड हैं इसमें। और जो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का भी आपने देखा है, ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, और उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर इसमें पड़े होंगे, ठीक है, दे आर एज द लोन पेयर। क्योंकि sp है तो p ऑर्बिटल की शेप डबल शेप होती है, तो हमने इस तरह डबल p ऑर्बिटल शो कर दिया इसका कि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये 2 क्या है, दीज आर द लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर। इस तरीके कितने बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड इसने फर्स्ट मिथाइल के साथ बनाई हुई है, दूसरी बॉन्ड इस सेकंड वाले मिथाइल के साथ बनाई हुई है, ये भी बॉन्ड पेयर है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो 2 लोन पेयर होते हैं और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, इट विल फॉर्म द 2 बॉन्ड। इस तरह से 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बनाने से उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मींस की कितने टाइप के पेयर निकल गए, 4 निकल के आए हैं। और 4 पेयर्स का जो अरेंजमेंट है वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो इसलिए इस केस में जो ईथर्स का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट कौन सा है, इट इज हैविंग द
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल हमने क्यों बोला, बिकॉज इसमें 4 साइड्स निकल के आती है, 2 बॉन्ड पेयर को उसको अरेंज करना रखना पड़ेगा और 2 उसको लोन पेयर को रखना पड़ेगा, तो टोटल 4 साइड्स उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अपना प्लेस करने के लिए। तो इसमें जो मीन्स की शेप नहीं, इसकी जो अरेंजमेंट है दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल। और आपको पता है कि जो लोन पेयर होते हैं, आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो आगे बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा होती है। जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको पता हो, वेस्पर थ्योरी में क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो लोन पेयर रिपल्शन है दैट इज़ ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और वो भी किससे ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर से। इट मीन्स कि ये रिपल्शन का ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार आपको एमसीक्यूज में व्हाट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी आ सकता है। इस थ्योरी के बेसिस पे जो लोन पेयर उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे जो आपके 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है, वो भी बल्कि ग्रुप है क्योंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और लगे हुए हैं। ओके, इस अकॉर्डिंग जो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं दे आल्सो क्रिएट द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उनमें भी रिपल्शन क्रिएट होती है। ठीक है, उस रिपल्शन के कारण ये जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है, नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, दैट इज 109.4। ठीक है, वो 109 डिग्री होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो कौन सी शेप निकल के आ रही है, इसमें टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को जब वो ऑर्बिटल्स में अरेंज करते हैं तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो इन चारों में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पे रखेंगे, तो उनको 4 ऑर्बिटल्स को अरेंज करने के लिए टेट्रा मीन्स की 4 मीन्स की उसको साइड्स चाहिए। तो इसका जो अरेंजमेंट कौन सा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें जो बॉन्ड एंगल इन ईथर्स, बॉन्ड एंगल जो ईथर्स में होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल में आएगा क्योंकि इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। बट टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ये होता है 109.4, तो ये 109 डिग्री होता है। बट आप देखो इसमें क्या है कि 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। जो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं दे जस्ट क्रिएट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उनमें जो रिपल्शन क्रिएट होती है दे जस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे ये आपको सेंटर में ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड दिस इज अ 2 लोन पेयर। अब इनकी जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में जब रिपेल करेंगे दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वो पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो वो दूर जाएंगे ना। जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे तो उनके जो बॉन्ड एंगल वो इंक्रीज होता जाता है। यू जस्ट फोकस एट माई एल्बोस, ऐसे जैसे ऑक्सीजन सेंटर में है, ये 2 बॉन्ड्स लगी हुई है ईथर्स की, ऐसे जब उनके आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो वो ऐसे खुलेगा, तो ये जब ओपन होगा तो वो जो बॉन्ड एंगल वो बढ़ जाएगा। इसलिए ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ दिस ईथर, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, वो 111.7 कुछ इतना आएगा। ठीक है, कि वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल तो 109 होता है ना, 109 है, बट ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द बल्कि अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो दैट इज ग्रेटर दैन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आपने ये टेबल क्वेश्चंस में आ जाता है कि बॉन्ड की केस में जो बॉन्ड एंगल हो तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री से ज़्यादा होता है, 111 के आसपास होता है। ठीक है, सो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है ईथर्स में, बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ठीक है, रीज़न क्या है, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्सेज, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होते हैं उसके कारण इनका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। और जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कौन सी होती है आप देख सकते हैं, इसमें जो मेन ज्योमेट्री है सॉलिड लाइंस को अगर फोकस करो तो ज्योमेट्री कौन सी है, इट इज़ ए एंगुलर ज्योमेट्री और यू कैन से बेंट शेप। ठीक है, तो ईथर्स में जो शेप आएगी, इट इज़ ए बॉन्ड एंगल, तो आपको ये क्लियर हो गया है। देन जो इसकी शेप है, शेप इन ईथर, और यू कैन से ज्योमेट्री जो है इसकी, इट इज़ बेंट, बेंट भी बोल सकते हो, और यू कैन से एंगुलर ज्योमेट्री, कि इसकी
बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि इसमें अगर देखो तो ये वी शेप ज्योमेट्री बन रही है। वी भी बोल सकते हो, बेंट शेप भी बोल सकते हो, एंगुलर भी बोल सकते हो। मेन आपने देखना है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हिब्रिडाइज्ड है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, दैट इज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और बॉन्ड एंगल क्या, ग्रेटर देन 111 पॉइंट्स, मीन्स की ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा है, 111.60 डिग्री के अराउंड इसमें आएगा। और अगर आप वाटर का देखो तो वाटर के केस में भी क्या होता है, देयर इज 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अगेन ऑक्सीजन तो सेम ही रहेगा ना, बट वाटर के केस में क्या होता है कि उस केस में बल्कि एल्काइल ग्रुप नहीं लगे होते, ठीक है। इस केस में, वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज, इसमें क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल 104 होता है कुछ, ठीक है। इट मीन्स कि इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होती। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द सेंस कि ये जो साइड वाले ग्रुप है ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वाले आपस में रिपेल नहीं कर रहे, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनकी आपस में जो बॉन्ड रिपल्शन कम होती है इसलिए, बट लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है। वाटर के केस में क्या होता है कि ये लोन पेयर आपस में जब रिपेल करेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाके ये जो हाइड्रोजन की बॉन्ड है ऑक्सीजन, इनको वो क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुश करने से जो हाइड्रोजन की बॉन्ड वो थोड़ी क्लोज आ जाती हैं, इसलिए उनका जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री से कम होके 104 डिग्री तक आ जाता है। यही डिफरेंस आपने देखना है कि नो डाउट शेप दोनों में सेम ही आ रही है, बेंट शेप ही है, बट बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है। कई बार आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज इनकी शेप में रिजेंबलेंस है ना, स्ट्रक्चर तो मीन्स की वाटर और ईथर का सेम ही है, इसलिए आपको एंगल्स की वेरिएशन का क्लियर होना चाहिए। इन केस ऑफ दिस आपके जो वाटर है उस केस में क्या है, एक मीन्स की इट इज ग्रेटर दैन, जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल 109 डिग्री है, बट इससे वो ज़्यादा 111 तक है। बट वाटर के केस में क्या है, क्योंकि वाटर के केस में जो हाइड्रोजन एटम है वो बल्कि नहीं है, वो सिंपल स्मॉल साइज में है, तो आपस में रिपेल करके वो बाहर को नहीं जाते। इनफैक्ट जो ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर लगे हुए हैं वो जब एक दूसरे को ऐसे पुश करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को मीन्स की रिपेल करेंगे, तो दे विल कम क्लोज टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये इस तरफ को आते हैं, जब दोनों इस तरफ से आ रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है उनको जब वो पुश करेंगे दीज बॉन्ड्स विल कम क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएंगी, थोड़ी पास आ जाएंगी, तो वो जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री से कम होकर 104 डिग्री तक आ जाता है। इट मीन्स कि वाटर के केस में बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, और इथर के केस में बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। 109 से उसमें ज़्यादा है, वो वाटर के केस में क्या है 104 है, उसमें कम है। तो ये कुछ आपको कंपैरिजंस आने चाहिए। कई बार आपको ऑर्डर्स में अरेंज करना आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 111 है, इसमें 104 है। तो ये किस थ्योरी के बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड जो पेयर की थ्योरी जो आपने +1 में की हुई उसके बेसिस पे ये सारा आपने करना है। सो आई होप ये स्ट्रक्चर के रिलेटेड आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मेन जो पॉइंट्स याद करने हैं वो आपने इसका शेप लर्न करनी है, हिब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल का, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो नियरली 114 और 41 पिकोमीटर होती है। वो अप्रॉक्सीमेटली जितनी अल्कोहल की होती है उसके अराउंड ही होती है, अल्कोहल में भी ऑलमोस्ट इतनी होती है, ठीक है। बट आपने मेन इसमें बॉन्ड एंगल का जो पॉइंट देखने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इफ कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन शेयर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।